अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे कि जैसा कि हम सुनने में आ रहा है, बल्कि क्या हमने ट्विटर की न्यूज भी देखी है और पोस्टर्स भी देखे हैं कि खादिम हुसैन रिजवी, जिनको ज्यादातर पाकिस्तान में पैटी सिंह कहा जाता है, वो दोबारा फैजाबाद आ रहे हैं। और कितने दिन के लिए आ रहे हैं पता नहीं, कहा तो यही चाह रहे हैं कि फिलहाल एक दिन के लिए आएंगे, लेकिन लास्ट टाइम भी जब वो आए थे तो वो एक दिन का बैठना नहीं था, बहुत टाइम वो यहीं पे रह गए थे। बड़ी मुश्किल से उठे थे, शायद कुछ पैसे वैसे लेके उठे थे या क्या। ये हम आज जो हमारे साथ मेहमान हैं हम उनसे पूछेंगे, और इसके अलावा आज जिस दिन की बात होगी। और जी जहांगीर तरीन वापस आ गए हैं, तो किस तरफ इमरान खान साहब की सियासत जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत कम, थोड़े से अरसे में, कुछ हफ्तों में या कहिए कि 2-3 महीनों में जो है वो 5 से 6 अहमदीज जो थे उनको कत्ल किया गया है, सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम पर। तो इस पे भी बात होगी। और हमने जी आज ज्वाइन किया है ताहिर असलम गौहरा साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। नहीं नहीं, बहुत बहुत तो शुक्रिया। आपके शो में हमेशा बात करना अच्छा लगा है। आपने बातचीत शुरू की जनरल फैज़ हमीद के फैज़ाबाद के मैं उसको फैज़ाबाद के धरने को जो फिर होने जा रहा है, ये साजिश नहीं चलेगी। ये वो इस वक्त हैशटैग है इनके मौलाना खादिम हुसैन रिजवी एंड कंपनी का। मेरे बहुत ही पसंदीदा हैं ये शख्स। मैं इनको मौलाना एटम बम कहता हूँ, बल्कि मौलाना बम कहता हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि फैज़ाबाद का नाम अपना जनरल फैज़ हमीद साहब के नाम पर रख देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पिछली बार बड़ी मेहनत करके इन सबको हजार हजार रुपए दे के वहां से रुखसत किया था। अब फिर अब पाकिस्तान के उतने अच्छे इकोनॉमिक हालात नहीं है, लेकिन देखते हैं अब कितने पैसे देते हैं। तब भी उनका यही कहना था कि वो लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए हमने ये पैसे बांटे थे, तो अब भी लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए पैसे बांटेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जनरल खादिम हुसैन रिजवी साहब को और उनकी टीम को आप इतना जैसे कहते हैं ना, इग्नोर ना करें। ये काफ़ी बड़ा टोला है। लब्बैक या रसूल अल्लाह जो इनकी तहरीक है, और फिर उसके साथ साथ इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, जिन्होंने अच्छे खासे वोट लिए थे आखिरी इलेक्शन में। और ये वोट बेशक कम लें, इनकी स्पोर्ट ग्राउंड्स पे बहुत मौजूद है, क्योंकि ये माइंडसेट बहुत ज़्यादा है। अब इससे मुझे ये लगता है कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का ये जो धरना होगा, उससे बहुत सारे यानी ये एक तीर है जिससे हमारी जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है बहुत सारे शिकार करेंगे। अगर बहुत सारे शिकार ना भी हो सके तो कम ज़्यादा से ज़्यादा तीर ही शिकार होगा ना, तीर की खैर होती है, फिर दूसरा तीर आ जाएगा। लेकिन जो जो शिकार इनके सामने है वो ये कि एक तो डिस्ट्रैक्शन हो, पीडीएम के हवाले से भी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो, और फिर फ्रांस के हवाले से बातचीत छेड़ेगी। उनको पता है फ्रांस का ये कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं है पाकिस्तान में बैठ के, हत्ता कि ये फ्रांस में भी चले जाएं कितना कुछ बिगाड़ लेंगे। लेकिन वो एक अच्छा खासा न्यूसेंस क्रिएट होगा, पाकिस्तान का नाम और मगरबी दुनिया में कोट अन कोट बदनाम होगा। लेकिन खैर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बदनाम होंगे तो नाम तो होगा ना। तो वो अपनी जगह पे है। लेकिन जो जो बहुत सारे शिकार हैं, पीडीएम का जलसा शिकार है, इमरान खान भी इसमें शिकार हो सकते हैं, और ये जलसा उनके काम भी आ सकता है, उनके खिलाफ भी जा सकता है। मैंने कहा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इतनी माहिर है कि वो जब एक तीर चलाते हैं तो उनके जहन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ नहीं होती, या कुछ भी ना हो या सारा कुछ हो जाए, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक तीर की हैसियत है। तो तीर अगर निशाने पे बैठ जाए तो ठीक है, अगर तीर ना निशाने पे बैठे तो दूसरा तीर तैयार पीछे तैयार होता है। तो इस तरह की सूरत हाल है। लेकिन ये एक स्टेट जो है, ये स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है, ये बहुत ही सैड है। लगता है कि 70-72 साल से पाकिस्तान के अवाम यही कुछ देख रहे हैं, यही धरने, यही ड्रामे, यही जो स्टेज लगाए जाते हैं। उनको इसके नतीजे में मिलता क्या है, हासिल उसूल क्या होता है, ये हम पाकिस्तानी ओरिजिन के जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, जो अब डिजिडेंट भी हैं,
उनसे तो ये सवाल बेमानी है, बल्कि आप लोगों से ये पूछना चाहिए कि आप लोग वहाँ ग्राउंड पे रहते हैं तो क्या आपको इसका हासिल असूल होता है? आपकी तो परेशानियां शायद और बढ़ती हैं। लेकिन आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। मगर ये खादिम हुसैन रिजवी जब पिछली बार आए थे, आपको अगर याद हो, जी। तो इनको ये कहा जा रहा था कि इन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने ही भेजा है और एस्टेब्लिशमेंट या फौज जो है वो इनके पीछे है और इनको जो गवर्नमेंट है उसको परेशान करने के लिए भेजा जा रहा है। तो अभी यहाँ पे लोगों को यही तासुर है, जो यहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त लोग मौजूद हैं, जिनसे मेरी बात हुई थोड़े बहुत लोगों से, वो ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब को थोड़ा प्रेशराइज करने के लिए भेजा जा रहा है, थोड़ा डराने के लिए भेजा जा रहा है। इसलिए एक तरफ पीडीएम तो चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ इन्हें भी इसीलिए रवाना किया गया। तो आप समझते हैं कि किसी ने कहा है इनको, कोई बैकअप है जो यहाँ पे बैठने फैजाबाद पे दोबारा? मुझे मालूम तो नहीं कि किसी ने इनको कुछ कहा हो, लेकिन जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के रवायती मोहरों का एक जाल होता है, उसकी जो हिस्ट्री है, उसको देखते हुए ये बिल्कुल समझा जा सकता है कि भाई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर इतना बड़ा जलसा कैसे मुनक्किद हो सकता है। वहाँ तो पीटीएम जलसा नहीं कर सकते। अगर वो कोशिश करते हैं तो उनको मार भगाया जाता है। वहाँ तो बलोच जो मुट्ठी भर बेचारे लोग आते हैं प्रोटेस्ट करते हुए, वो नहीं पहुंच पाते, उनको ही रास्ते में रोक लिया जाता है। पीडीएम को हत्या के रोक लिया जाता है, उनको जलसे उस तरह नहीं करने दिए जाते जिस तरह वो करना चाहते हैं। तो आफ्टर ऑल इनके पास क्या ऐसा जादू है खादिम हुसैन रिजवी के पास कि ये इतनी सहूलत से हजारों लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और इनको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलती। तो यकीनी तौर पर इनको ग्रीन सिग्नल होता है। अब मैंने जो पीछे बात की कि ये एक तीर है जो वो खेल रहे हैं, इस तीर से कई शिकार होते हैं, कई कई टारगेट होते हैं। इमरान खान को भी हरासा करना मकसूद हो सकता है कि चलिए ये भी एक शिकार है, हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो भी ठीक है, लेकिन इसमें पीडीएम को भी शिकार करना मकसूद होता है। ऐसी बात नहीं है कि वो पीडीएम को स्पेयर कर रहे हैं, वो उनकी भी डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। वो ये भी एस्टैब्लिश करेंगे कि पीडीएम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लेगेसी है, वो उसको आगे लेकर चलने वाले नहीं है। असल में तो ये मिस्टर खादिम रिजवी हैं। तो देखिए, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से हम देखते चले आ रहे हैं, वो किसी की सगी नहीं है। इमरान खान को लाया, उनको सेलेक्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर के बहुत सारे ग्रोह अब इमरान खान के उस तरह के हामी नहीं हैं। लाने वाले अब भी हामी हैं, कुछ नहीं है। लेकिन ये बिल्ली चूहे का खेल है वहाँ पे, जो हमेशा से चलता आ रहा है, चलता रहेगा जब तक निज़ाम नहीं बदलेगा। अब मुझे नहीं पता कि निज़ाम कैसे बदलेगा, क्योंकि उसके लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए, उसके लिए एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स चाहिए, उसके लिए मीडिया वहाँ का जो मेन स्ट्रीम है वो बोलना नजर आना चाहिए। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तो ये सब कुछ वही बिल्ली चूहे के खेल हैं और कुछ भी नहीं है। देखिए सर, मजे की बात ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के जो दाव हैं या जो तरीके हैं वो भी नहीं बदल रहे। अब तो ऐसा कि बच्चे भी बता देते हैं कि अगर खादिम हुसैन रिजवी आ रहे हैं, और जिनको यहाँ पे ज्यादातर पैंटिस्ट्री उनका नाम ज्यादा मशहूर है, तो जो कि मारूफ बोलते भी रहते हैं, तो उसपे बच्चे छोटे स्कूल के कॉलेज के स्टूडेंट्स भी कह देते हैं कि कोई भेज रहा है इनको बैठने के लिए, खुद तो ये नहीं आ रहे। लेकिन साथ ही एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि मरियम नवाज ने कहा कि जी फौज से बात हो सकती है अगर गवर्नमेंट को घर भेज दें तो। इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये कैसे कह रही है कि फौज भेज दे, और ये फौज के इदारे को सियासत में घसीट रही है। तो आप इस बारे में क्या कहें? फिर फिर वही मैं अपनी बात दोहराऊंगा कि वही बिल्ली चूहे का खेल है कि जब मियां नवाज शरीफ ने वो धुआंधार तकरीरें की, तो आप ही के शो में मैंने बातचीत की थी कि उनके पीछे भी कुछ कोई स्ट्रांग एलिमेंट्स हैं और निज़ाम नहीं बदलेगा, चेहरे बदलने की बात ही होती है। चेहरे भी क्या बदलेंगे? अगर ये लोग दोबारा से आते हैं इक़्तिदार में तो पुराने चेहरे ही हैं, सिर्फ ये है कि अदल बदल होगी चेहरों की। नए चेहरे तो नहीं है। नया चेहरा तो ये इमरान खान की सूरत में आया था। तो मरियम नवाज का ये कहना कि हम फौज से बात कर सकते हैं, मेरे लिए कोई शॉकिंग बात नहीं, कोई चंबे की बात नहीं। नवाज शरीफ ने भी ये बात कही थी पिछले दिनों ट्वीट में। उन्होंने कहा था कि हम फौज से यानी ढके छुपे अंदाज के साथ नहीं मिलेंगे, खुल्लम खुला बातचीत करेंगे।
तो अब ये एक चेंज आई है कि अब खुल्लम खुल्ला बातचीत की बात हो रही है, लेकिन मुलाकातें तो ज़ाहिर है ढके छुपे तरीके से हुई होती है ना। और वो शहबाज शरीफ साहब की जेल के अंदर हो ही रही हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इस सारी सूरत हाल में मैं इतना पुरुमीद नहीं होता। हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं बड़े जोशीले हो जाते हैं, और वो ये हत्ता कि तारिक फता साहब बड़े जोशीले हो जाते हैं। हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, वो कहते हैं जी यार ये मरियम को ये एक वो शेरनी है। तो मैं कहता हूँ हाँ वो शेरनी तो है, मगर ये भी देखें कि उनके पीछे कितने स्टेक होल्डर यानी कितने शेर उनके पीछे मौजूद हैं, इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स भी हैं। और जब ये चुप होती हैं या नवाज शरीफ चुप होते हैं तो फिर इनको बिल्कुल चुप भी लग जाती है एक लंबे अरसे तक। जब ये बोलना शुरू होते हैं तो कोई ना कोई किसी न किसी शय पर फिर ये बोलना शुरू होते हैं। और उन्होंने फिर कहा है, मरीम नवाज ने आज ही स्टेटमेंट आई है कि हम बातचीत फौज से भी कर सकते हैं। पहले तो मियां साहब ये बातें कर रहे थे कि कम से कम जनरल फैज हमीद आईएसआई के चीफ को फारिग किया जाए। मतलब ये कह नहीं रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि ये हैं रिस्पॉन्सिबल, जनरल बाजवा और फैज हमीद का नाम लेके बार बार वो कहा करते थे। तो अब अगर इनको भेजे बगैर सिर्फ इमरान खान की रुखसती पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज मुतमईन हैं, जो कि हो जाएंगे ऑफ कोर्स, तो इससे पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बिल्ली चूहे का खेल है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो भी जहांगीर तरीन वापस आए हैं, और उनका वो जैसे कहते हैं ना रिटर्न ऑफ जहांगीर तरीन, वो जैसे देव साहब की मूवी आ रही थी रिटर्न ऑफ जुगल देव, तो वो जहांगीर तरीन जो वापस आ गए हैं, बड़े अरसे से गायब थे, और आते ही जो आपको मालूम है कि इमरान खान साहब को यहाँ तक पहुंचाने में और उनका एटीएम कार्ड कहलाते हैं, तो इनकी दोबारा से एंट्री क्यों हुई है? क्या लग रहा है आपको? गिलगित बल्तिस्तान के साथ कोई उसका कनेक्शन है या कुछ और है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जहांगीर तरीन की वापसी का कोई कनेक्शन गिलगित बल्तिस्तान से है। वो एक तरह से ब्रेक पर थे। एस्टेब्लिशमेंट के वो हल्के जो उन पर एक तरह से मसाइल क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक फाइट हो रही है, बड़े अरसे से हो रही है। तो वो दूसरे हल्कों ने कहा कि आप थोड़ी सी ब्रेक पर चले जाएं, आप पर कुछ केसेस वजह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी इनके मुखालफिन में से हैं। तो अब जब हालात कुछ साजगार नजर आए हैं तो ये वापस आए हैं। और आज की ही आप खबर पढ़ लीजिए कि गालिबन हाई कोर्ट ने कहा है कि हम शुगर मिलों के, मियां नवाज शरीफ की जो शुगर मिलें हैं उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं और जहांगीर तरीन के शुगर मिल्स के खिलाफ जो मुकदमात हैं, हम वो अब सुनवाई करेंगे उनकी। तो यानी राह हमवार हो रही है। पहले तो उन केसेस की कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहे थे, तो अब कोर्ट ने जब ये इंडिकेशन दे दिया कि नहीं ये हम सुनवाई करेंगे, यानी एक इंडिकेशन है कि इन सब की इन मुकदमों से एक तरह से ये बरीयत हो जाएगी। तो अब ये देखना है कि जहांगीर तरीन का अगला जो है स्टेप क्या होता है। क्या वो एस्टेब्लिशमेंट की अगर कोई चेंज आती है, इमरान खान को दाएं बाएं करते हैं, तो क्या वो नई जो गवर्नमेंट बनेगी जो भी नए सेटअप के साथ, उसमें जहांगीर तरीन शामिल होंगे, या खामोशी से वो अपना कार्ड प्ले करेंगे, एटीएम कार्ड। और क्या फिर इमरान खान एक स्ट्रांग अपोजिशन के तौर पर दोबारा उभरेंगे, जो कि जाहिर उभरेंगे ही। तो मैं देखिए एक बहुत बार बार कह रहा हूँ, बिल्ली चूहे का खेल। जितने ये स्टेप्स हो रहे हैं, चाहे ये धरना होने जा रहा हो, ये भी बिल्ली चूहे का खेल है। ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, ये भी बिल्ली चूहे का खेल है। सारा प्रॉब्लम जो है वो निजाम के बदलने की कोई सूरत हमें नजर नहीं आ रही, सवाए ये मोहरे इधर से उधर जाते हैं, पिटते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर नई बसात बिछती है, फिर वही खिलाड़ी होते हैं। और कोई चेस के इस तरफ बैठा होता है एक खेल में, और दूसरे खेल में वो चेस के दूसरी तरफ बैठा होता है। इससे ज्यादा चेंज कोई नजर नहीं आ रही पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली। वैसे जो आप बात कर रहे हैं इससे तो बड़ा ही मुझे लग रहा है कि बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे कि कोई चेंज इसका मतलब है नहीं नजर आ रहा। लेकिन एक चीज हम यहाँ पे जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, कंपेयर करना चाहेंगे हम, कि मीर शकील रहमान को जो है वो 8 महीने के बाद उन्होंने फाइनली नैब ने उन्हें छोड़ दिया है, रिलीज कर दिया है, उनको जो बंद कर रखा था। और वो भी ऐसे केस में जो कि आप जानते हैं काफी पुराना केस था, और उसके बाद इस तरह से एक लग रहा था घेराव है उनके इर्द गिर्द।
इसी में हम देखते हैं जो इंडिया में एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट और टीवी एंकर है अर्नब गोस्वामी साहब, कि उनको किसी बात के ऊपर जो है वो अरेस्ट किया गया और विद इन 7 to 8 डेज उनसे पूछताछ करके उनको जाने दिया है। वो मतलब आज वो बल्कि कल, सॉरी, वो कल जो है वो वापस आ गए हैं। आज तो उन्होंने अपना शो वगैरह भी किया है। तो यहाँ पे 8 महीने क्यों लगे इनको मीर शफीकुर रहमान के साथ? क्यों नहीं इन्होंने इंडिया की तरह जो है वो एक हफ्ते में पूछताछ के छोड़ दिया, मिला तो इनको 8 महीने में भी कुछ नहीं। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का किसी भी मामले में कंपैरिजन मुमकिन नहीं है, और इस मामले में तो खास तौर पर मुमकिन ही नहीं है। और फिर वैसे भी दोनों केसेस डिफरेंट थे। जो मीर शकीलुर रहमान हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट इमरान खान की जाती अदावत का टारगेट थे, निशाना थे, और जाहिर है उसके साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड थी। और मीर शकीलुर रहमान जो हैं वो नवाज शरीफ के करीबी साथियों में से समझे जाते हैं। तो जब नवाज शरीफ और पीडीएम के लिए राहें हमवार हो रही हैं, तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि मीर शकीलुर रहमान की भी बेल हो ही जाना थी। 200 दिनों बाद गालबन हुई है उनकी बेल। जहां तक अर्नब गोस्वामी का मामला है, वो तो भारत की सेंटर की सरकार का कोई इशू ही नहीं था। वो तो महाराष्ट्र की सरकार का, स्टेट सरकार का इशू था, बल्कि उससे भी ज्यादा जो वहाँ का बॉलीवुड का एक अनसीन माफिया है वो भी इशू था। और उसके साथ साथ जो पुलिस के साथ अर्नब गोस्वामी जो उनको ललकारते रहे, तो वो जाहिर है मतलब जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे होते हैं वो इस तरह की चैलेंजेस पसंद नहीं करते, दुनिया भर में पसंद नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान और भारत में तो ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है, चूँकि रवायती किस्म की पुलिस होती है। लेकिन खैर, पाकिस्तान की पुलिस और भारत की पुलिस का फिर भी कोई मुकाबला नहीं है। अर्नब गोस्वामी, जैसा कि आपने देखा, चंद दिन के बाद उनकी बेल हुई। सेंटर की सरकार से उनको फुल सपोर्ट थी। वो बेल पे जब आए हैं तो रिलीज होते ही, गाड़ी में बैठते ही वो तो वजीर आला को चैलेंज करते जा रहे थे, जो महाराष्ट्र के हैं, कि आओ मेरे साथ डिबेट करो। तो मीर शकीलुर रहमान तो ये जुर्रत नहीं कर सकते ना कि वो गाड़ी में बैठ के ये चैलेंज करें। मेरा ख्याल है वो फिर वापस अंदर उससे बड़ी जेल में जाते। तो कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान में सारी पर्सनल वेंडेटा पे पॉलिटिक्स चलती है। दुनिया भर में होता है पर्सनल वेंडेटा, हम देखते हैं। लेकिन जिस लेवल पे पाकिस्तान पे जाते हैं पर्सनल वेंडेटा पे स्टेक होल्डर्स, वो लेवल अफ्रीका और इस तरह के जो बहुत ही लॉलेस किस्म के कंट्रीज हैं वहीं पर ही देखा जा सकता है। उसका कोई कंपैरिजन इवन श्रीलंका, भारत, किसी के साथ भी नहीं हो सकता। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, वो आपके सामने है। वो तो कोई ढकी छुपी नहीं है। वहां तो अर्नब गोस्वामी जेल में भी बैठे हुए सख्त से सख्त ट्वीट करवा रहे थे अपने दोस्तों के जरिए, और बातें हो रही थी। तो वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। भारत में इधर तो कुछ किसी की जरूरत ही नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट के बारे में कोई अकाउंटेबिलिटी की बात भी कर सके, कोई इनको ललकार भी सके, कोई इनको डिबेट का चैलेंज कर सके। इम्पॉसिबल। यानी वहां का इसका मतलब है कि भारत का जो जर्नलिस्ट है वो ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा इंडिपेंडेंट है। और इस तरह की हमारे यहाँ तो आपको पता है ना कि हम तो घुमाने फिराने ले जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज पे, तो वो चीज भी नहीं होती। बल्कि आज मैं उनका शो देख रही थी तो बता रहे थे कि उन्होंने इतने दिनों में पता नहीं 4 बुक्स पढ़ ली और पता नहीं क्या कुछ लिख लिया। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई तस्वुर कर ही नहीं सकते कि हमारा जर्नलिस्ट जो है वो इतने आराम से बुक्स पढ़ सके या वो इतनी जल्दी वापस आ जाए। तो इस चीज में तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ सीखने की, कम से कम मीडिया को या गवर्नमेंट्स को ये सीखने की जरूरत है। एस्टैब्लिशमेंट तो दोनों जगह होती है कि जर्नलिस्ट को थोड़ा सा फ्री हैंड दे और बात करने दे। क्योंकि कब तक हम ये कहते रहेंगे कि जी कोई कंपैरिजन नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता, कि हम क्यों नहीं किसी से सीखते, किसी दूसरी कंट्री से हम क्यों नहीं चीजें सीख सकते। ये चीज तो हमें थोड़ा सा मेरे ख्याल है सीख लेनी चाहिए। क्या कहते हैं, क्योंकि आप तो खुद माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं और आप इस चीज को देखते रहते हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं फॉलो कर सकता अगर कोई अच्छी चीज भारत में हो रही है? कभी आज तक 73 साल में पाकिस्तान ने कुछ सीखा है, या पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट ने, या पाकिस्तान के इवन मीडिया ने कुछ सीखा है? मैं तो मीडिया से ये सवाल करता हूँ, जर्नलिस्ट इदारों से सवाल करता हूँ मैं, कि क्या उन्होंने कुछ सीखा है दुनिया की जर्नलिज्म से? तो हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि जब खुद मीडिया के इदारों ने जर्नलिज्म के नॉर्म्स नहीं सीखे दुनिया से,
तो फिर पाकिस्तान की रियासती मशीनरी जो तो चाहती ही नहीं कि वहां पे किसी किस्म का इंडिपेंडेंट थॉट परवान चढ़ सके, वो कुछ सीखेंगे। सीखना जर्नलिज्म तो दूर की बात है, किसी भी मामले में मुझे ये बता दीजिए कि कभी किसी ने कुछ सीखा हो। अगर कुछ सीखा होता तो पाकिस्तान का जो आज हाल है, इकोनॉमिक टर्मोइल है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन अपने एक्सट्रीम्स पे है, ऑलमोस्ट सारे सूबे जो हैं वो खुदा की पनाह मांग रहे हैं। तो ये इस हालत तक तो ना पहुंचते ना अगर इन्होंने कुछ भी सीखा होता। अगर ये कुछ मगरब से नहीं सीख सकते तो अपने इर्द गिर्द के कंट्री से ही सीख लेते, लेकिन कहीं से भी कुछ नहीं सीखा। हत्ता कि इनका जो हिस्सा होता था कभी बांग्लादेश, जो अब है, जो पहले मशरकी पाकिस्तान होता था, तो वो जो इनका हिस्सा है, उससे कभी इन्होंने कुछ सीखा है? तो सीखने का काम कोई नहीं है, बल्कि ये इनकी पूरी कोशिश होती है, इमरान खान समेत सभी की, जो भाषण देते हैं कि ये दुनिया को सिखाएं उल्टा। जैसे इमरान खान ने अभी ये 2 रोज पहले एससीओ में, शंघाई कोऑपरेशन में, वो इस्लामोफोबिया की बात की कि जी ये देखिए इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है दुनिया में। अच्छा, वो वहां पे चीन के बैठे हुए थे प्रेसिडेंट, उनको ये नहीं बता सके कि आपके मुल्क में कितना इस्लामोफोबिया है, जहां पे मोहम्मद नाम नहीं रख सकते चाइना में। इनकी ये जरूरत नहीं है। वो भारत को इनडायरेक्ट भाषण दे रहे हैं, वेस्ट को इनडायरेक्ट भाषण दे रहे हैं, ये जाने बगैर कि अभी अमेरिका के जो इलेक्शन हुए हैं, कई उसमें मुस्लिम्स जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं डिफरेंट पोजीशंस में। जहां हमारे कनाडा में कोई 11-12 के करीब मुस्लिम ओरिजिन के फेडरल गवर्नमेंट में मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में मुस्लिम ओरिजिन के होते हैं। वहां मुझे ये बताइए कि कोटे से हट के पाकिस्तान में कोई ऐसा इलेक्शन हो जाए जिसमें कोटे के बगैर ओपन कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी हिंदू को, क्रिश्चियंस को आप इलेक्ट कर सकें पाकिस्तान में। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए कि ये दुनिया से सीखने की बजाय सिखाते हैं और भाषण देते हैं। खुद इनका जो हाल है वो इतना बदतर है, इतना बुरा है कि जो मेरा ख्याल है कि दुनिया में जो बदतरीन फहरिस्त बनती है मुल्कों की ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की, पाकिस्तान इज वन ऑफ दोस। सर इसी से अगला सवाल मेरा बिल्कुल इसी से रिलेटेड है कि आपने भी बहुत दफा बात की है और ट्वीट्स भी की हैं, शोज भी। ये आप जानते हैं कि अहमदीज को किस तरह से यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, किस तरह से अहमदीज को मारा जा रहा है। पिछले 2-3 महीने में तकरीबन 7 या 8 केसेस ऐसे हो गए जो बाकायदा रिपोर्ट हुए हैं। बहुत से तो केसेस ऐसे होंगे जो हमें पता ही नहीं होंगे। तो ये क्या आजकल ये चीज, ये ट्रेंड ज्यादा हो गया है कि हम इसको बार बार मतलब पता लगता है उसके बाद गोलियां मार देते हैं, पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। और इसी से रिलेटेड एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो चाइल्ड अब्यूज के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं यहाँ पे। अभी जो बच्ची जैनब का केस हुआ था तो उसका जो मुजरिम था उसको बाकायदा फांसी तक दे दी गई, मगर ये चीज फिर भी रोकने में नहीं आ रही। और अभी कल भी एक केस हुआ है जो ट्विटर पे बहुत उसकी वीडियो चल रही है, 4 साल की बच्ची है उसका। तो ये चीजें क्यों गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इदारे या जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज क्यों पाकिस्तान में यहाँ तो बड़ा इस्लाम इस्लाम का नाम लेते हैं, तो ये चीज क्यों बढ़ती चली जा रही है? देखिए, मैं पहले चाइल्ड अब्यूज़ के मसला की तरफ आता हूँ। हम पाकिस्तान में ये जो चाइल्ड अब्यूज़ की जो बातें हैं वो मीडिया में काफ़ी होती हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि उसी पाकिस्तान में 12-12, 13-13, 14-14 साल की हिंदू, क्रिश्चियन, सिख बच्चियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है, फोर्सफुली उनकी मैरिजेस होती हैं। क्या ये चाइल्ड अब्यूज़ नहीं है? इस चाइल्ड अब्यूज़ पे पाकिस्तान का मीडिया बोलता ही नहीं है। दूसरे जो चाइल्ड अब्यूजर्स के केस है ना, उसमें जरूर बोल देता है। मेरा उनसे ये सवाल है कि आफ्टर ऑल आपको क्यों एक तरह के जो चाइल्ड अब्यूज के जो केसेस हैं वो नजर आते हैं और दूसरी तरफ के चाइल्ड अब्यूज के केसेस आप मानने को तैयार नहीं? वो आपकी एस्टैब्लिशमेंट की छत्र छाया के नीचे हो रहा है। जो आपके फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके अपने गांव ननकाना साहब में जिस तरह सिख बच्चियों का कन्वर्ट किया गया और जिस तरह फोर्स उनको उनकी मैरिजेस की गई, तो जब ये उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हो रहा है और इस पे वो साइलेंस है,
जब मियां मिट्ठू जो पीपल्स पार्टी के गालबन एमपीपी हैं और उनकी एफिलिएशन रही है, और दीगर पार्टियों के, जब ये सिंध में बच्चियों को हर रोज उठा के लेके जाते हैं, तो ये इतना खौफनाक, ना सिर्फ ये चाइल्ड अब्यूज है बल्कि ये रिलीजियस जो है दहशतगर्दी की इंतहा है। और आपने हमने ऐसे वीडियो वायरल होते देखे जहां मौलवी कह रहे हैं कि हमने सिंध के फलां गांव के 5,000 लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो एक जीनोसाइड हो रहा है दूसरी कम्युनिटीज के रिलीजियस राइट्स का, और उसमें चाइल्ड अब्यूज का इतना बड़ा फैक्टर है, इस पे पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल खामोश है, कोई बात नहीं करता। चलिए हम दूसरे चाइल्ड अब्यूज की तरफ आते हैं जो जो इनको नजर आता है, जो 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 मतलब इनकी नजर में मुस्लिम बच्चे हैं वो नजर आता है। चले वो भी इनकी मेहरबानी है, उसको भी कैसे कंट्रोल करेंगे जब स्टेट मशीनरी का एटीट्यूड ही, जैसा कि नॉन मुस्लिम्स के बारे में हमें नजर आता है, उनका एटीट्यूड ही बेहिस्सी पर मुश्तमिल है, तो वो कैसे इसको काबू में करेंगे? चूंकि वो जो चाइल्ड अब्यूज भी हो रहा है, वो जो कल्प्रिट्स भी हैं, उनमें से भी कई वाकयात ऐसे हैं उनकी पुष्पनाही भी लोकल जो हैं या तो पुलिस के लोग कर रहे होते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के जराइम पेशा ग्रोहों के साथ उनका तल्लुक होता है। आफ्टर ऑल वो सारे ही कल्प्रिट्स होते हैं, वो कोई ऐसे लोग तो नहीं होते जो मासूम होते हैं जो ये अब्यूज कर रहे होते हैं। तो जब लॉलेसनेस की इंतहा हो और जब उसके साथ साथ सोसाइटी की डिटोरिएशन की इंतहा हो, तो वो तो फिर आपके और हमारे सामने है। आपके इसी सवाल का जो पहला हिस्सा था अहमदियों के हवाले से था। देखिए पाकिस्तान में अहमदी बेचारे किस तरह रह रहे हैं, मुझे हैरत होती है। ये बात मोहतरमा आसमा जहांगीर साहबा ने एक बात यहाँ हमारे कनाडा के विजिट के दौरान पर कही थी कि मुझे हैरत है कि पाकिस्तान में वो जीते किस तरह है। लेकिन मुझे इस एक और बात पर भी हैरत है, वो ये है कि हमारे जो अहमदी बहन भाई हैं जो यहाँ अमेरिका, कनाडा और इधर उधर बसते हैं, वो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के इस नए चहेते प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। तो मुझे कतील शफाई का एक शेर याद आता है कि जिसमें वो उनका है कि कतील उसका मुनाफिक कोई क्या होगा जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। तो मैं मतलब हम लोग खासतौर पर मैंने ज़ाती तौर पर ऑन रिकॉर्ड है कि अहमदियों के राइट्स के लिए पाकिस्तान में रहते हुए आवाज़ उठाई थी, पाकिस्तान से बाहर रहते हुए आवाज़ उठा रहा हूँ, और मुझे खुद अहमदी होने का लक़ब मिला। मुझे सब ने कहा कि ये शख्स अहमदी, हालांकि मेरा मतलब अहमदियत या किसी भी फिरके से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। एक मैं सुन्नी घराने में पैदा हुआ था, मैं एक सेकुलर आदमी हूँ, लेकिन मैं भी जब अहमदियों के हकूक के लिए बात करता हूँ तो अहमदी बहन भाई मेरे साथ नहीं खड़े होते, वो फिर पाकिस्तान की फौज के ही सपोर्टर रहते हैं। अच्छा, उनका ये कहना होता है कि ये जो अभी महबूब अहमद बेचारे एक अहमदी का पेशावर में कत्ल हुआ, और कई हर दूसरे तीसरे दिन खबरें आती हैं। जब ये वाकयात होते हैं तो मैं जब अहमदी भाइयों से पूछता हूँ कि यार कुछ तो आवाज उठाओ, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, असल में देखिए इसमें फौज नहीं कसूरवार, इसमें मौलवी बस कसूरवार हैं, ना इमरान खान कसूरवार है, इसमें मौलवी कसूरवार हैं। वो नवाज शरीफ के बहुत खिलाफ है अहमदी कम्युनिटी, अक्सर इनकी पीपल्स पार्टी के भी बहुत खिलाफ है। ठीक है, होना चाहिए, ये कोई बहुत अच्छे लोग नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, लेकिन मुझे हैरत होती है कि आप फौज के कैसे हामी हो सकते हैं, चूंकि अगर यही खादिम हुसैन रिजवी जो खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसें हर दूसरे हफ्ते कर रहा होता है, और सिर्फ खादिम हुसैन रिजवी नहीं, पाकिस्तान की खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसों का आप जरा जाल देखें कितना बड़ा बिछा हुआ है। ठीक है, ये सब लोग कैसे एक्टिविटीज कर सकते हैं फौज की मदद के बगैर? चलिए मैं एमटीओ से सवाल करता हूं कि ये जो जनरल फैज हमीद आईएसआई के चीफ हैं, ये तो मुकम्मल तौर पर खादिम हुसैन रिजवी एंड कंपनी के दोस्त है ना। तो जब खादिम हुसैन रिजवी का ये हर दूसरे दिन खिताब होता है कि अहमदियों को मारना जायज है, तो फिर पाकिस्तान में आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि किसी किस्म का कोई जस्टिस हो सकता है? अहमदी तो अब अहमदी रहे, वो उनको तो सभी ने गैर मुस्लिम करार देकर सभी ने वाजिबुल कत्ल करार दिया। बदकिस्मती से हमारे जो अपने एक बहुत बड़ी मेजोरिटी जो रिलीजियस माइनॉरिटी जो शिया बहन भाई हैं,
पाकिस्तान के, वो अब कितने बड़े प्रोसिक्यूशन का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शिकार हैं एक लंबे अरसे से। तो जुल्म और सितम की दास्तानें ना खत्म होने वाली है। इसके लिए जब तक, देखिए, अहमदी बरादरी कम से कम अपने खिलाफ जुल्म के जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज तो उठाए ना, ईमानदारी से बात करें। इसी तरह शिया बरादरी के जो लीडरान है, मेरा उनसे भी मुतालबा होता है, कितना जुल्म आप सह लेंगे, कितना सह लेंगे आप कम से कम आवाज तो उठाएं। लेकिन फिर ये लम्हा आता है कि फिर ये सब आपस में मिलके एकदम से वो फ्रांस का ये कार्ड खेला जाता है, तो फिर वो एकदम से ना सारे अपने ऊपर होने वाले जुल्म को भूल के उस तरफ भाग दौड़ते हैं। सारे अपने ऊपर जुल्म को भूल के एकदम से इंडिया के खिलाफ भाग दौड़ते हैं, एकदम से अल्ताफ हुसैन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, एकदम से बलोचों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो ये है बदकिस्मती से इनके यूनिफाइंग पॉइंट्स। लेकिन सर, मैंने तो बहुत दफा ये देखा है कि जो ये लोग, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप बुलाइए लोगों को। तो सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में जो है वो जो मुस्लिम्स रहते हैं वो अपने अलावा किसी को इंसान नहीं समझते। इस वजह से हमें महसूस ही नहीं होता कि हिंदुओं की या सिखों की या क्रिश्चियंस की बेटियों को उठाया जा रहा है, इसलिए कि वो मुस्लिम्स नहीं है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को। और इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसे कोई खबर नहीं लगाता किसी किस्म की, किसी टीवी चैनल पे आप कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन एक चीज है सर यहाँ पे, वो ये कि जब भी मैंने कोशिश की, मुझे लोगों ने कहा कि आप बुलाइए लोगों को और अपने शो में बात कीजिए जो सिख हैं या क्रिश्चियन है या हिंदू है। तो अच्छा, मैंने एक ढूंढ ढांड के मैंने एक सिख जो सॉरी क्रिश्चियन थे उनको बुलाया। अब वो उनका नाम आमिर है। अब लोग मुझे इनका नाम आमिर क्यों है? अब मैंने भी उनसे अगले शो में पूछा आपका नाम आमिर क्यों है? क्रिश्चियन में तो नाम आमिर नहीं होता। हिंदू बुलाए, उनका नाम हारून निकल आया। तो आपका नाम हारून क्यों है? वो कहते हैं जी हमें कहा गया कि अपना फर्स्ट नेम जो है वो मुस्लिम रखो, तो फिर पाकिस्तान में जो है तुम्हें ज्यादा मसले नहीं होंगे। और जो इनके लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो इनके लिए कुछ नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, जो लोग शो में आते हैं, जिनको मैं शो में लेकर आती हूँ, जी, भाई अपनी कोई प्रॉब्लम बताएंगे, चाहे वो अहमदी ही क्यों ना हो। एक साथ तो लंदन में बैठे थे, बहुत मशहूर शायर है वो वहां पे, वो भी कोई बात नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हें सिखा रही हूँ, क्या बोले नहीं उसमें, जैसे कहते हैं ना कि मैं गलत साबित हो जाती हूँ। और वो तारीफों के वो पुल बांधते हैं गवर्नमेंट के और हर चीज के, और कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो जब वो मानेंगे ही नहीं तो फिर काम कैसे होगा, उनकी मदद कैसे होगी? देखिए, वो जो फ्रंट फेसेस हैं ना मुख्तलिफ कम्युनिटीज के, वो तो प्रिविलेज्ड हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं कोटे की सीटों पे, और जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, वो तभी बोलते हैं जब एनजीओ का कोई इंटरेस्ट होता है, वरना तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड रहते हैं। उनके दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। एक तो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम अपनी ही कम्युनिटीज को वहां पे मुश्किल में नहीं डालना चाहते अगर हम कोई जरा सी भी सख्त बात करेंगे निजाम के खिलाफ। एक ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, जो मैं समझता हूँ किसी हद तक जायज है, मगर वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को, इस जायज नुक्ता नजर को बहाना भी बनाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन मैं बहुत सारे शोज यहाँ पे बैठ के करता हूँ, तो मैं ये जो है ना स्टेक होल्डर, जिनको हम कोट अन कोट कहते हैं, मैं इनको नहीं इनवाइट किया करता। मैं जो आज के सोशल मीडिया पे वो उन मासूम माओं की जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, उन बच्चियों की जिनके बाप पीट रहे हैं अपने आप, मैं उनको वायरल कर, चूंकि असल तो वो सफरर है ना। ये जो कम्युनिटी लीडर्स होते हैं ना, ये अपनी कम्युनिटीज की कॉस्ट पे इंजॉय कर रहे होते हैं, और ये नहीं बोलते। यही हमारे अहमदी बहनों का मौक़िफ़ होता है कि हम जी भाई पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अच्छी बात है, ये होनी चाहिए, हम जी इसके बारे में कोई इंटरनेशनल फोरम पे बुरी बात नहीं करेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा फिर आप जस्टिस किससे मांगेंगे? जी जस्टिस हम किसी से नहीं मांगेंगे। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से बस हम अपने ना वो वेलफेयर के केसेस जो हैं वो पास करवाते रहेंगे यहाँ वेस्ट में बैठे हुए कि जी जुल्म होता है, लेकिन हम जस्ट पाकिस्तानी सरकार या एस्टैब्लिशमेंट के निज़ाम को हम वहाँ पे ना जी बदनाम नहीं करेंगे। उससे ये है जी कि पाकिस्तान बदनाम होगा, हमें बड़ी मोहब्बत है। बहुत बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए मोहब्बत। लेकिन मुझे ये बताइए कि जहाँ बिगाड़ होता है, उस बिगाड़ को दुरुस्त करने के लिए आपकी मोहब्बत ये है कि उस स्पॉइल्ड निज़ाम को वैसे ही चलने दें आप? यानी एक, ठीक है, यानी आपने उसको दुरुस्त नहीं करना, आपने उसको ठीक नहीं करना। तो ये एक अफसोसनाक एक एटीट्यूड है। और आपकी बात दुरुस्त है कि कैसे बोला जा सकता है, इसलिए कि ये जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो उनके पास 100 हीले बहाने होते हैं,
और वो अपनी ही कम्युनिटी की कॉस्ट पे खेल भी रहे होते हैं। तो लेकिन जी जी, क्योंकि सर जब तक ये लोग बोलेंगे नहीं तो अपना मुल्क भी तो अपना घर ही होता है ना, आपकी जो कंट्री हो आपका घर है। अगर घर में कोई दीवार खराब हो रही है, आप जब तक उसको बताएंगे नहीं तो सही कैसे होगी, काम तो करना पड़ेगा। तो ये लोग कुछ मानते ही नहीं है ना। देखिए, एक तो कुछ मानते नहीं है और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इनका ये ख्याल है, जैसे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल है कि हम जो मर्जी करें, जिस मर्जी को उठा के ले जाएं, दुनिया को क्या पता चलेगा। ये भूल जाते हैं कि आज की दुनिया 10-15 साल से बदल चुकी है। अब सोशल मीडिया पे कोई भी जुल्म को छुपाया नहीं जा सकता। अब सोशल मीडिया पे तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है और इनको इस रियलिटी को मानना पड़ेगा। इसके बगैर कोई चारा नहीं है और जो कम्युनिटीज, जो सफरर कम्युनिटीज हैं, उनको अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। अगर वो आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर उनको शिकायत करने का भी कोई हक नहीं होता। बिल्कुल सही। और लास्ट में सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वो आईजी सिंध के बारे में आप क्या कहेंगे? वो जो आईजी साहब एक अगवा हो गए थे और उठा लिए गए थे, और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन ये कि वो जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा इंक्वायरी पता करो जी क्या हुआ था। तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट आ रही थी कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, पता ही कुछ नहीं, और दूसरी तरफ इंक्वायरी हो रही है। देखिए, वो तो खैर कोई नई बात नहीं है कि इमरान खान को कुछ पता ही नहीं है। उनको तो शायद ही किसी बात का पता हो। जो वो बातें करते हैं, उनका भी शायद ही उन्हें पता हो। बस वो बोलना उनका काम है। जो आईजी का मामला है, आपके सामने सूरत हालत बहुत ही गंभीर थी और एक तरह से वो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर की ही एक फाइट थी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ और सिर्फ आर्मी और इंटेलिजेंस इदारों का ही नाम नहीं, उसकी जो सेकंड लेयर है वो ऑफ कोर्स ये रेंजर्स, ये पुलिस भी आते हैं, चूंकि एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत सारे काम इनसे करवाने होते हैं। लेकिन आईजी सिंध और सिंध के जो दीगर पुलिस सीनियर ऑफिसर थे वो भी बेबस हो गए थे पिछले दिनों, जब उन्होंने कहा कि हम सब छुट्टी पे जाते हैं, क्या करेंगे हम। तो इस सारी सूरत, अभी रिपोर्ट आपके सामने आई है जिसको नवाज शरीफ ने मानने से इनकार किया है और उसने आर्मी ने वो जिसे कहते हैं शुगर कोटेड सी रिपोर्ट इशू की है, कुछ लोगों को बर्खास्त भी किया गया है। तो वो जाहिर है, मतलब आफ्टर ऑल ये निज़ाम जो है, जो ग्राउंड का निज़ाम है, वो फौज तो नहीं चला रही ना, वो तो बहरहाल पुलिस से काम लेने होते हैं। तो पुलिस ठीक है, उनको थोड़ी दिक्कत ज़रूर हुई, लेकिन सवाल ये है कि आफ्टर ऑल पुलिस भी उनका ही एक हिस्सा बन जाती है और है भी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है वो, कोई सियासत का हिस्सा तो नहीं है, मीडिया का हिस्सा तो नहीं है। तो बहरहाल इस सारे केस में मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूर हुआ कि पुलिस ने भी अपने होने को जतलाया और अपनी एग्जिस्टेंस को मनवाया, और वो एग्जिस्टेंस को मानना ज़रूरी था एस्टैब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि वो आफ्टर ऑल एस्टैब्लिशमेंट के ही काम आते हैं। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि सर आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच कि आपने, बहुत बिजी है मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सो मच।